सावन का दूसरा सोमवार है और आज के दिन भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है। और आज का दिन वैसे भी बेहद खास है क्योंकि इस बार सावन का दूसरा सोमवार नवमी तिथि को पड़ रहा है। ऐसे में धर्मनगरी हरिद्वार में भी भक्तों की मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। जो मंदिर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये भगवान शिव की ससुराल कनखल का दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। हालांकि इस बार कोविड की वजह से यहां श्रद्धालु कम है। तो सावन का दूसरा सोमवार आज है और आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। आज नवमी तिथि भी है। तो सावन के सोमवार में भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ती है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे और जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की कतारें सुबह से ही शिवालयों के बाहर देखी जा रही हैं। तो आज के दिन भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व है और ऐसी मान्यता है कि सावन में पृथ्वी लोक पर भगवान शिव का वास रहता है और जो भी अपने आराध्य की सच्चे मन से पूजा करता है, उनका जलाभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, तो उसकी मनोकामना अवश्य भगवान पूर्ण करते हैं। तो आज सावन का दूसरा सोमवार और नवमी तिथि। सभी मतलब यहाँ पे अपना रूल्स रेगुलेशन का सब पालन कर रहे हैं। मास्क वगैरह सबने लगाया हुआ है। सब अच्छे से नियमों के साथ अपना जल अर्पित कर रहे हैं भगवान के शिव जी के ऊपर। हाँ जी, मनोकामना तो हमारी है और सबसे ज़्यादा तो ये जो कोरोना का समय चल रहा है, इस आस्था और विश्वास को लेकर हम आए हैं कि ये कोरोना का संकट जो है बहुत जल्दी समाप्त हो जाए। दूसरा सोमवार है, पूजा करी आपने, कैसा लगा? किस तरह का वातावरण अच्छा लगा, मन को भी शांति मिलती है यहाँ आके। ये भगवान शंकर की ससुराल है और श्रावण के महीने में भगवान शिव यहाँ पे विराजमान रहते हैं। इसलिए दुनिया के सभी शिवालयों के बनिस्बत दक्षेश्वर महादेव पे गंगा जी का जलाभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर गंगा जल, दूध, दही इत्यादि भगवान को अर्पित करते हैं। वहीं आज से उत्तराखंड में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला गया है। लगभग 4 महीने के बाद स्कूल खुलने से पहले कोविड को देखते हुए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए संवाददाता पंकज राणा की ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना महामारी की वजह से पिछले लंबे समय से बंद स्कूलों को आज खोल दिया गया है। उत्तराखंड के सभी स्कूल आज खोल दिए गए हैं। पहले चरण में कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की परमिशन दी गई है। और इस वक्त मैं एक स्कूल में मौजूद हूँ और जहां आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो छात्राएं हैं वो स्कूल में पहुँच गई हैं। ये स्कूल सुबह 9:30 बजे करीब से क्लासेज यहाँ पर शुरू हो जाएंगी और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये अलग अलग क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कोरोना महामारी के बाद ये स्कूल खोले गए हैं तो स्कूल प्रबंधन और स्कूल जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कोशिश की है कि छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कराया जाए। स्टूडेंट से हम बात भी करेंगे, उनसे जानेंगे कि लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं तो उन्हें कितनी खुशी है और कितनी पढ़ाई उनकी प्रभावित हुई थी। क्या नाम है आपका? पूजा, लंबे समय से स्कूल बंद थे, आज खोल दिए हैं, खुशी भी हो रही होगी लेकिन डर भी होगा कोरोना का, कैसा लग रहा है? खुशी तो हो रही है क्योंकि इतने दिनों बाद स्कूल खुले हैं तो एक्साइटेड तो हूँ। और क्या कहा है आपके पेरेंट्स ने कि कोरोना गाइडलाइंस का? पेरेंट्स ने ये कहा है कि किसी से ज़्यादा मतलब मिलना नहीं है, अपना मतलब सैनिटाइज़र यूज़ करना है, अपना पानी, और ज़्यादा मतलब किसी के साथ चिपकना नहीं है। तो ये बोला है 2 गज। पूरी तरह से जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे? हाँ जी ज़रूर। आप किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं? 10th। क्या क्या कहकर भेजा गया है? स्कूल से कोई मैसेज वगैरह आया था? किस तरह से बैठना है आपको, क्या करना है, सब चीज़ें बताइए। जी, मैम ने बोला था कि कल से स्कूल आना है और मैम ने बोला कि अपनी मतलब सारे तैयारी के साथ आना है, सैनिटाइज़र लाना है, मास्क पहन कर आना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। और पेरेंट्स ने भी कहा है कि अपने तक ही रहिए जब तक ये सब हो रहा है, दूसरों से ज़्यादा चिपकिए मत, सोशल डिस्टेंस। थोड़ा डर भी होगा, कोरोना का डर भी लग रहा है? जी लग तो रहा है। ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप पहले ऑनलाइन पढ़ते होंगे क्लास में, अभी कितना आपको लग रहा है कि जो पढ़ाई आपकी प्रभावित हुई है, जो दिक्कतें आई हैं वो दूर होंगी? और कोरोना का कितना डर अभी आपको? कोरोना का डर अभी, अब हम स्कूल आएंगे तो मैम हमें पढ़ाएंगी और घर पे उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी ऑनलाइन। क्या क्या कहा है आपके पेरेंट्स ने, क्या कह के भेजा है कि किस तरह से आप स्कूल में बैठिए, क्या आपको पालन करना है? कि सबसे दूरी बना के रखनी है, सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क सैनिटाइज़र लेके आना है।
आप बैग में अपनी चीज़ें लेके आए हैं सारी, क्या क्या चीज़ें? मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन वगैरह हाथ धुलने के लिए। क्या स्कूल से कोई मैसेज वगैरह आया था कि आपको किस तरह से पालन करना है, क्या करना है? मैम ने बोला कि मास्क और सैनिटाइज़र साथ लेके आना है और सावधानी बहुत ज़्यादा बरतनी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि स्कूल के अंदर जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको पहले ही ये मैसेज के जरिए बता दिया गया था कि जो भी कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। और ये एक बड़ी बात है कि सीट आप देख सकते हैं कि जो सीट्स लगी हुई हैं यहाँ पे, जो बच्चों की बैठने की बेंच है, उनमें डिस्टेंस है, तकरीबन ये 1 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रखा गया है ताकि जो बच्चे आए तो वो एक साथ चिपक कर ना बैठे, आपस में उनकी दूरी बनी रखे। और ये भी संभवतः ऐसे भी कोशिश की गई है कि यदि किसी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं तो पहले चरण में 30 स्टूडेंट्स को बुलाया जाए। इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है कि ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा संख्या यदि होती है तो कम से कम बच्चों को यहाँ पर बैठाया जाए। और ये क्लास को आप देख रहे हैं कि किस तरह से साफ़ सुथरा क्लास को बनाया गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कॉलेज प्रबंधन और सरकार द्वारा पहले से ही व्यवस्था बनाई जा रही थी कि तमाम जो स्टूडेंट्स स्कूल में आएंगे तो उनकी हर तरह से सुरक्षा, खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। उसी के मद्देनज़र आप क्लासरूम में आप देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अपनी अपनी सीट पर उसी के अनुसार बैठ रहे हैं कि उनके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे। हर स्टूडेंट के पास मास्क है और हर तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद की गई है। तो कुल मिलाकर जो भी चीज़ें रखी गई हैं स्कूल प्रबंधन द्वारा, सरकार द्वारा, उनको देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि स्कूल में बच्चों के आने के लिए सभी व्यवस्थाएं हैं। उसके साथ साथ ही ये भी कोशिश की गई है कि किसी भी तरह से बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। चलिए, तो पंकज राणा की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, लेकिन स्कूलों में बच्चों की जो संख्या है वो काफ़ी कम है। एक बार फिर से रुक करेंगे पंकज, हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। पंकज, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने देखी वहां पर स्टूडेंट्स खुश तो जरूर नजर आए लेकिन बहुत कम संख्या में उपस्थिति नजर आ रही है। क्या वजह, आज पहला दिन है स्कूल का, ये वजह है, या अभी जो है आशंकित हैं पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी, इसीलिए ऑनलाइन का विकल्प भी अभी उनके पास है? बिल्कुल अभी दोनों बात हो सकती है जो आपने कही है कि बच्चे आ रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट्स, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन का विकल्प खुला हुआ है, ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। और दोनों चीज़ हैं क्योंकि जो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर नहीं हो रही है तो वो बच्चे स्कूल आ रहे हैं। हालाँकि संख्या आज बहुत कम है और दूसरी वजह यह भी है क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई है, बच्चों को नहीं कहा गया है, तो इस तरह की चीज़ें रही हैं कि बच्चे आज संख्या कम है। मैं एक स्कूल में हूँ, GIC, ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है और यहाँ की क्लास को मैं दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर जो क्लास में पढ़ाई की जा रही है वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और बच्चों को यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। ये 12th की क्लास है और 12th क्लास में देखिए टीचर बच्चों को पढ़ा रही हैं और पहला विकल्प आप देखिए जी कि ऑनलाइन बच्चे यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो ऑनलाइन भी दिखाए बच्चों को किस तरह से ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाई की जा रही है। ये ऑनलाइन क्लास का माध्यम है, ऑनलाइन तरीके से बच्चों को क्लास ये पढ़ाई जा रही है। मैम लगातार बच्चों को निर्देश दे रही है किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन जो बच्चे स्कूल में आए हैं वो देखिए सारे बच्चे मास्क लगाकर बैठे हैं, किसी भी बच्चे के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग ना हो, हर तरह से व्यवस्था बनाई गई है। बच्चों की दूरी लगातार 1 से 1.5 मीटर की दूरी है, तो हर तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है। और बड़ी बात यह है कि क्योंकि क्लासरूम के अंदर कम से कम बच्चों को बैठाने की कोशिश की गई है, ये प्रयास किया गया है कि संख्या यदि ज़्यादा रहती है तो बच्चों को फिर अगले दिन बुलाया जाए या फिर दूसरी क्लास में उन्हें बैठाया जाए। संख्या यहाँ पर देखिए 10 से 12 स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, तो ये माध्यम है यहाँ पढ़ाने का लंबी। और ये भी कहा जा सकता है कि ऑनलाइन के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। स्कूल की प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं उन्हें बनाई है और किस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को कहेंगे कि आगे भी आए। वो मैम देखिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था आपने बनाई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी क्या स्टूडेंट्स को हिदायत देंगे? बिल्कुल, चुनौतियाँ तो हैं क्योंकि कोविड काल अभी गया नहीं है और बच्चों का स्वास्थ्य पहले है, तो हम लोगों की ये प्राथमिक तौर पे हम लोग यही कह रहे हैं कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन लर्निंग लॉस ना हो, इसके लिए आप देख रहे हैं हाइब्रिड मोड हमने रखा हुआ है कि बच्चे अपने जो घर में हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो क्लास में हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी यहाँ क्लास में आप देख रहे हैं कि बच्चे पूरी तरह से हर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। एक दो बच्चों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन पढ़ने के बाद उन्हें कितना अच्छा लग रहा है, समझदार कितना समझ में आ रहा है। क्या अब ऑफलाइन में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ऑनलाइन में ज़्यादा ठीक लग रहा है? ऑफलाइन। मैडम का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? यस सर।
थोड़ा डर भी लग रहा है कोरोना की वजह से, क्या क्या मैडम ने कहा है, पेरेंट्स ने क्या क्या कहा? पेरेंट्स ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगा के रखना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, घर से बॉटल पानी की लेके जानी है और शेयर नहीं करनी कोई चीज़। तो अभी देखिए, ये पहले से ही बच्चों को कह दिया गया था कि पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाए, स्कूल में यदि कोई बच्चा आता है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए और सैनिटाइजर लगाए। जो क्लासरूम के अंदर पूरी तरह से नज़र आ रहा है, मैडम पढ़ा रही हैं और बच्चों को वक्त वक्त पर ये भी कह रही हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, किसी भी तरह से कोई चूक ना करें, क्योंकि तीसरी लहर जो आने वाली है वो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करेगी वो बच्चों को ही करेगी। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी पंकज राणा जो स्कूल में मौजूद थे और उन्होंने प्रधानाचार्य से भी बात करी, उन्होंने स्टूडेंट से भी बात कराई और जो बात निकलकर सामने आई कि जो स्कूल पहुंचे हैं छात्र, हालांकि अभी उपस्थिति कम है, लेकिन जो छात्र स्कूल पहुंचे हैं उनमें खुशी भी है लेकिन डर भी है और इसीलिए कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन का विकल्प मौजूद है, तो अभी ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ ऐसे छात्र जो स्कूल आना चाहते थे वो आज क्लासरूम से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। आइए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में खेलकूद गतिविधियों को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ है। खेल गतिविधियों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया है। तो स्कूल शुरू हुए, अब खेलकूद गतिविधियां भी शुरू करने का फैसला। खेल गतिविधियों को लेकर शासन से एसओपी जारी की गई है। अभी उत्तराखंड में नहीं खुलेंगे स्विमिंग पूल। जिला टास्क फोर्स कमेटी का भी गठन किया गया, तो 50% क्षमता के हिसाब से इसके लिए इजाजत मिली है। 65 साल से ऊपर के लोगों को ग्राउंड में आने की इजाजत नहीं है। जिला टास्क फोर्स कमेटी को किया गया गठन, सिर्फ स्थानीय खिलाड़ियों को ही ग्राउंड में एंट्री की इजाजत होगी। अभी प्रदेश में नहीं खुलेंगे स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन खेलकूद गतिविधियों को छूट दी जा रही है। अब इसके लिए जिला टास्क फोर्स कमेटी का गठन किया गया है। 65 साल से ऊपर के लोगों को ग्राउंड में आने की इजाजत नहीं होगी। 50% क्षमता के हिसाब से इजाजत दी गई खिलाड़ियों को। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर, कई मुद्दों पर आज कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर यह प्रेस वार्ता होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी बात रखेंगे। तो इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज अपनी बात रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। सुबह 11 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कुछ मुद्दों पर आज कांग्रेस नेताओं की प्रेस वार्ता। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सोशल मीडिया पर आमने सामने आ गए। पूर्व सीएम हरीश रावत के फेसबुक पोस्ट पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पलटवार किया है। बलूनी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के सहारे अपना खोया अस्तित्व बचाने में जुटी है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पर टोपी लगाए भाजपा नेताओं के फोटो शेयर किए थे और इस पर हरीश रावत ने लिखा था कि जब भाजपा नेता टोपी पहनते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता और मैं लगाता हूं तो मौलाना हो जाता हूं। इस पोस्ट पर ही अनिल बलूनी ने पलटवार किया। तो 2022 के चुनाव का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तराखंड में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। अभी तक तो कांग्रेस ही भाजपा सरकार की कमियां गिना रही थी और अब आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर हो गई। पिछली बार एक हिंदुत्व की भावना पैदा की गई और उसमें ये करीब 80% अपर कास्ट आबादी वाला उत्तराखंड भी बह गया। मगर लोगों ने अब हकीकत देख ली है। जब हकीकत देख ली है भाजपाई जन्नत की, तो अब लोग जो है वास्तविकता की ओर लौटना चाहते हैं। 2022 का चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी, उत्तराखंड की जनता लड़ेगी। कांग्रेस उसकी बेनिफिशियरी होगी, ये मैं कह सकता। हम कभी सोच नहीं सकते थे हमारा जैसे राज्य एक ही साल में 3-3 मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दे सकता है। आज उन मेडिकल कॉलेज के लिए काम शुरू हो गया है। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने बड़ा हाईवे का निर्माण कोई राज्य अपने संसाधनों से कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवे का काम हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज पहली बार किसानों की इनकम दुगुनी हो, 0% पर ऋण की उपलब्धता हम करा रहे हैं। हर किसान के अकाउंट में 6-6 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि लगातार निरंतर जा रही है। उत्तराखंड में जहाँ पे कि सारा जल जंगल ज़मीन हमारी होती है और उसको ना हम खाली चौकीदार बन के बैठे हुए हैं, उसका यूटिलाइजेशन कहीं और हो रहा है। तो ये तो वो वाले कॉमन मुद्दे हैं जिसपे कि आम आदमी पार्टी आतुर होकर के नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी को लोग आतुरता से देख रहे हैं कि कब आएगी। कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टी हैं। बीजेपी आज पावर में है, कांग्रेस उसके विपक्ष में बैठी है। बीजेपी काम करती है, कांग्रेस
उनके काम को चेक करने की जगह बीजेपी और कांग्रेस दोनों आज आम आदमी पार्टी को चेक कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भू कानून को लेकर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि 2022 में उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वो हिमालय से भी बेहतर भू कानून प्रदेश में लाएंगे। तो हिमाचल से भी बेहतर भू कानून प्रदेश में लाएंगे, ये दावा किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने भू कानून में बदलाव कर बड़े भू माफियाओं को पनाह दी है। सेक्रेटरी, मुख्य सचिव सरकार के अधीन होते हैं और सरकार के मंशा के अनुरूप काम करते हैं, तो हमारा उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगली बात, पहले तो हमारे संघर्ष के फलस्वरूप ये सरकार उस कानून को वापस लेगी, और अगर नहीं लेगी तो जिस दिन भी हमारी सरकार आएगी, हमारी पहली कैबिनेट बैठक में इस कानून के निरस्तीकरण का प्रस्ताव आएगा जो सर्वसम्मति से पास किया जाएगा, होगा। 2022 का चुनाव करीब आ गया है और इसीलिए आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। स्थिर सरकार का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी करनी से उस जनादेश का अपमान किया है उत्तराखंड में, और लगातार मुख्यमंत्री पर मुख्यमंत्री दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से युवाओं का और प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है। युवा खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी दरकने का एक बेहद खतरनाक वीडियो सामने आया। डबरानी पुल के पास पहाड़ी से मलबा हाईवे पर आ गिरता है। गनीमत रही कि मलबा गिरने से जनहानि नहीं हुई। पेश है क्लिप। पहाड़ में अचानक हुई हलचल। Oh my God! देखते ही देखते दरकने लगी पहाड़ी। भागो! भागो! आज तो लगता है कि कुदरत का मूड बिगड़ा हुआ है। भागो! भागो! पहाड़ से हलचल होती है, फिर धूल का बड़ा सा गुबार उठता है और मलबा नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। ये वीडियो उत्तरकाशी के डाबरानी का बताया जा रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास पहाड़ी में अचानक हलचल होती है और बड़ी मात्रा में मलबा नीचे की तरफ गिरने लगता है। मौके पर मौजूद एक शख्स लोगों को आगाह कर रहा है। Oh my God! पूरा चट्टान, पूरी पहाड़ी है जो। भागो! भागो! Oh my God! जिस जगह पर यह घटना हुई उसके ठीक नीचे पुलिस चौकी और होटल है। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस जगह से नेशनल हाईवे भी गुजर रहा है, इसलिए मांग उठ रही है कि प्रशासन को पहाड़ी के ऊपर टीम को भेजकर मौजूदा स्थिति का मुआयना करवाना चाहिए। बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है जिससे सभी लोग वर्तमान समय में सुरक्षित है, होटल सुरक्षित है और ये नेशनल हाईवे भी सुरक्षित है और ये ब्रिज है, जो पुल है, ये भी सुरक्षित है। बहुत भयावह दृश्य था उस दौरान। ये तस्वीर जिस किसी ने भी देखी उसके रोंगटे खड़े हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय कोई राहगीर यहाँ से गुजर नहीं रहा था, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। एबीपी गंगा के लिए उत्तरकाशी से दिग्बीर सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। पूरा चट्टान, पूरी पहाड़ी है जो डबरानी में ये पूरा टूट गया। और अब खबर पौड़ी से। बारिश की वजह से पौड़ी में सड़कों की हालत खस्ताहाल हो गई है। नेशनल हाईवे 119 पर बने गड्ढों की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही। पौड़ी से श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, जिसके चलते रोड से सफर करने वाले मुसाफिरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही। आरोप है कि सड़क का निर्माण काम ठीक से नहीं करवाया गया, जिस वजह से रोड टूट गई है। वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि सड़क की मरम्मत के लिए डीपीआर शासन को भेजी गई। बुआखाल पौड़ी गडोली होते हुए जो NH 119 यहाँ से गुजरता है, उस पे एक एक 2-2 फीट के जो बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, जिन गड्ढों से आम जनमानस को भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। आजकल बरसात है, पानी एक 10-10, 15-15 लीटर पानी उन गड्ढों में इतना बाल्टी में भी नहीं भरा जाता है जितना उन गड्ढों में भर रहा है, और पैदल चल रहे बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को बहुत असुविधा हो रही है। पौड़ी श्रीनगर का जो NH का सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढों का स्थिति खराब हो रखी है। संबंधित जो एक्शन है इनसे बात किया है, उन्होंने इसका डीपीआर शासन को प्रेषित कर रखा है। उसके हाल फिलहाल के लिए जो भी गड्ढा भराने की कार्रवाई होगी वो एक्शन के स्तर से किया जाएगा।
और बृहद डीपीआर जो स्वीकृत शासन से हो जाएगी उसके उपरांत उस पर पेंटिंग का और रिसर्फेसिंग का काम। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल कुमाऊं और पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत समेत कई इलाकों में भारी बारिश के आसार। तो 4 और 5 अगस्त को गढ़वाल के पौड़ी, देहरादून समेत कई इलाकों में आसमानी आफत से सावधान रहने के लिए कहा गया है। 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक की बात करें तो जो मौसम की एक्टिविटी वो बढ़ेगी, बारिश की एक्टिविटी वो बढ़ेगी। अनेक जगहों से लेकर ज़्यादातर जगहों में जो है आपको हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी और साथ में जो भारी या बहुत भारी बारिश है वो भी आपको जो है इस दौरान 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक वो मिलने वाली है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो 2 और 3 में ज़्यादा संभावना जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन